रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंट जिसमें हम टूथ के इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इस जब इन्फेक्शन दांत के अंदर की रूट में चले जाता है, उसके अंदर जो डेड मटेरियल है, पस सेंस है, बैक्टीरियल जो रेसिडुअल मैटर है, उस सबको हम क्लियर करते हैं और उसके अंदर हम कुछ मटेरियल को फिल करते हैं। व्हेन यू आर कमिंग टू अ स्पेशलिस्ट इट कैन बी डन विद इन 1 आवर। मैम क्या नया दांत आने के समय दिक्कत आई है अगर रूट कैनाल किसी दांत में हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम आएगी, अगर हुआ है तो यू आर क्रिएटिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द परमानेंट टूथ। अगर हम उस दांत को इन्फेक्शन में छोड़ देते हैं तो हो सकता है थोड़े दिन मेडिसिन लेने से पेशेंट को आराम आ जाए। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड आराम आएगा, बट द इन्फेक्शन इज गेटिंग इंक्रीज। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन शिल्पी गोयल और आज हमारे साथ जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर साक्षी खेमका। बहुत ही रिनाउंड पीडियोडोंटिस्ट हैं, पीडियाट्रिक डेंटल केयर में उनके स्पेशलाइजेशन है और खेमका डेंटल क्लिनिक उनका शंकर नगर में एक बहुत ही फेमस लोकेशन पे उनका सेंटर है जहाँ पे वो बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ अपना काम कर रही हैं। बहुत पैशनेट है और साथ ही बहुत ही प्रिटी लेडी हैं। मैम आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच शिल्पी, माय प्लेजर। क्योंकि डेंटल केयर और डाइटिशियन केयर दोनों जुड़ा हुआ है, लिंक है, और आजकल हम बच्चों में बढ़ते हुए जो डेंटल कैरीज और ये सब चीज़ें देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं लिंक है न्यूट्रिशन से भी है। इसीलिए आज हम एक एक्सपर्ट से जानेंगे कि वो किस तरह के केसेस हैंडल करते हैं और किस तरह से ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरह के जंक फूड बच्चे खा रहे हैं, जिस तरह के पैकेज्ड फूड वो लेते जा रहे हैं और बढ़ता ही जा रहा है ये सब, तो किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करें और उनकी डेंटल केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैम शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर ये बड़ों को सुनने में मिल जाए तो एकदम बिल्कुल अंदर तक वो हो जाता है, डर लग जाता है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट आजकल मैं देख रही हूँ कि मैम क्या मिल्क जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं क्या उसमें भी रूट कैनाल किया जाता है? क्योंकि फिर तो नए दांत कैसे आएंगे अगर वो रूट ही कट कर दें, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले हम अगर कभी भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट सुनते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन फियरफुल, एकदम फुल ऑफ फियर हो जाते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंट जिसमें हम टूथ के इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, बी इट परमानेंट टीथ, बी इट मिल्क टीथ। तो बच्चों के जब दूध के दांत सड़ते हैं तो हमको हमेशा, एक नॉर्मल इंसान को ये लगता है चलो यार ये दांत तो गिरने वाले हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या फिलिंग होगी या दांत निकाल दिया जाएगा। बट नहीं, जब इन्फेक्शन एक अंदर की लेयर्स को क्रॉस करके अंदर रूट्स के अंदर चले जाता है तो हमको उसमें भी परमानेंट टीथ की तरह ही सिमिलरली वी हैव टू परफॉर्म द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इस जब इन्फेक्शन दांत के अंदर की रूट में चले जाता है, उसके अंदर जो डेड मटेरियल है, पस सेंस है, बैक्टीरियल जो रेसिडुअल मैटर है, उस सबको हम क्लियर करते हैं और उसके अंदर हम कुछ मटेरियल को फिल करते हैं। प्रोसीजर वाइज एंड जो उसका एम है इट इज़ द सेम, बिकॉज हमको एम ये है कि हमको इन्फेक्शन क्लियर करना है एंड प्रोसीजर भी सेम है। ओनली डिफरेंस इज द चॉइस ऑफ द फिलिंग मटेरियल, बिकॉज जो मिल्क टीथ है वो आगे जाके गिरना है, उनको परमानेंट टीथ लाइफ टाइम रहते हैं। तो जब हम रूट कैनाल प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद उसके अंदर जो सीलिंग मटेरियल यूज़ करते हैं दैट इज रिजॉर्बेबल इन मिल्क टीथ बिकॉज द टूथ हैज़ टू गो। So as and when the time comes for the tooth to go, वो मटेरियल भी बहुत ही ब्यूटीफुली अपना इन्फेक्शन को क्लियर करके रूट के साथ साथ वो भी उसी स्पीड पे रिजॉल्व हो जाता है एंड इट डिजॉल्व्स। तो जब वो डिजॉल्व हो जाता है तो द सेम टाइम जब उसका शेड्यूल टाइमिंग है द टूथ विल नेचुरली फॉल ऑफ। So this is the difference in the pediatric and adult root canal treatment, the फिलिंग मटेरियल। तो जो हम फिलिंग मटेरियल यूज़ करते हैं दैट इज़ अ एंटीबायोटिक पेस्ट फॉर्म। तो वो एंटीबायोटिक जब हम फ्लो करते हैं तो एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर द परमानेंट टूथ बड्स। जैसे कि एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो बच्चा होता है उसको एक एम्ब्रियो जो सैक होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली परमानेंट टीथ के आसपास भी एक फॉलिकल होता है विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बेबी टूथ। सो अगर हम उस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे वो उसको पेनिट्रेट करेगा एंड इट कैन कॉज डिस्टर्बेंसेज इन द परमानेंट टूथ। सो दिस इज़ व्हाट रूट कैनाल इज़। बट जैसे कि आपने बोला कि बहुत टाइम लगता है ट्रीटमेंट, लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन यू आर कमिंग टू अ स्पेशलिस्ट इट कैन बी डन विद इन 1 आवर। It's a single sitting root canal treatment in most of the cases. Okay. So it's not a lengthy procedure at all. वाह,
मैम क्या नया दांत आने के समय दिक्कत आई है अगर रूट कैनाल किसी दांत में हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम आएगी, अगर हुआ है तो यू आर क्रिएटिंग अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द परमानेंट टूथ। अगर हम उस दांत को इन्फेक्शन में छोड़ देते हैं तो हो सकता है थोड़े दिन मेडिसिन लेने से पेशेंट को आराम आ जाए। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड आराम आएगा, बट द इन्फेक्शन इज गेटिंग इंक्रीज्ड, तो वो कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, डिलेइंग इन द इरप्शन ऑफ द परमानेंट टीथ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। एंड रूट कैनाल के बाद इट्स सेफ। ओके मैम, आप कितने पेशेंट्स ऐसे देख लेते हैं, कितने बच्चों में आप रूट कैनाल मेरा तो आई थिंक रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ माई स्पेशलाइजेशन। मेरे पास जिस स्टेज पे बच्चे आते हैं या पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं, इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट। कोई भी पेरेंट्स क्योंकि जागरूकता ही नहीं है। अगर आप मेरे पास उस स्टेज पे लेकर आए जब कैविटी बहुत स्मॉल है, तब हम वहाँ पे नॉर्मल फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट कब आता है? जब दर्द होता है। तो दर्द हो रहा है, दैट मीन्स द इन्फेक्शन हैज ट्रैवल्ड इनसाइड। सो बाय द टाइम द इन्फेक्शन हैज ट्रैवल्ड, नो अदर ऑप्शन इज देयर, यू हैव टू डू रूट कैनाल ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एज। अगर बच्चा छोटा है, अगर बच्चा बड़ा है और उस टूथ का शेड्यूल्ड एक्सफोलिएशन टाइम है, then we can extract the tooth, deciding we have to take x-rays and all. So maximum patients मतलब बहुत ही कॉमन है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ अ वेरी कॉमन ट्रीटमेंट दिस। करेक्ट मैम। तो रूट कैनाल करने के समय आपने कहा कि बहुत सारे लोग लेट आते हैं और दर्द होता है तभी आते हैं, तो कैसे जाने कि हमारा टूथ डिके होना शुरू हो गया है एंड व्हेन टू अप्रोच अ डॉक्टर? या सो इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को जब ब्रशिंग करवाते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उनके मुंह को एक बार चेक करें। मे बी एक वीक में तो आप पर वीक तो आप चेक कर सकते हैं, मे बी डेली। नाउ मदर्स आर ऑल्सो वर्किंग, पेरेंट्स दोनों हेल्प करते हैं, बट स्टिल एवरीबडी इज़ बिजी। तो एटलीस्ट वंस अ वीक आप अपने बच्चे का मुंह खोल के देखिए कि कहीं पे आपको ब्लैक कलर के पिट्स दिख रहे हैं या कहीं पे बच्चा खाना खा रहा है और रेगुलरली एक ही जगह पे खाना लॉज हो रहा है। तो दैट इज़ द फर्स्ट साइन। जब आपको दिख रहा है कि ब्लैकिश कुछ कैविटी फॉर्म हो गई है या फिर बच्चे के मुंह से स्मेल आ रहा है कंटिन्यू, तो दैट मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं खाना फंस रहा है। और नहीं तो बच्चा भी कंप्लेन करता है बहुत बार कि मम्मी मुझे खाना फंस रहा है। तो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं ठीक है यार खाना फंसा है, 1-2 बार क्लीन हो जाएगा, बट वही फर्स्ट साइन है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। एंड दैट कैन बी द सेवियर कि अगर आप आए तो आपका एक्सपेंस, आपका टाइम, बच्चे की प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो सकता है रादर देन गोइंग फॉर द रूट कैनाल ट्रीटमेंट, सिंस इट इज स्कैरी फॉर यू। अदरवाइज रूट कैनाल इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी शुड नॉट डिले द ट्रीटमेंट अप टू दैट। मैम, जो दांत का दर्द होता है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है तो उसका रीज़न कुछ आप बता पाएंगे कि क्यों? हाँ, क्यों होता है इतना? सी पेन तो बॉडी में हर जगह ही कहीं पे भी हो वो भी सीवियर ही होता है, बट दांत का पेन एक्चुअली क्या होता है नाइट टाइम में ज़्यादा होता है। दैट हैज़ अ रीज़न व्हेन द टूथ इज इन्फेक्टेड टू अ सर्टेन लेवल, इंक्रीज्ड लेवल। तो हमारे जब हम लेटने के पोजीशन पे होते हैं तो वो जहाँ पे पस जमा है इट गेट्स कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर एरिया। जब हम लेटने के पोजीशन पे हैं तो वो लोकलाइज हो जाता है, वहाँ पे हमको प्रेशर फीलिंग आती है। सो दैट कॉजेज इंटायर फेस हेडेक, आपको यू विल गेट स्लीप डिप्राइव्ड। सो दैट इज़ द रीज़न कि ऑल्सो माउथ इज़ द एंट्री फॉर द बॉडी। एंड अगर मुंह में दर्द हो रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप खा नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली करेक्ट, देन अगेन इट इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। यस। तो किड्स अगर खाएंगे नहीं, टिफ़िन वापस आएगा बहुत बार, तो यू हैव टू सी फॉर द साइंस। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टिफ़िन कंप्लीट करके रेगुलरली नहीं ला रहे हैं, तो यू हैव टू चेक फॉर कैविटीज़। दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन्स। करेक्ट। तो मैम दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि बेस्ट एक डेंटल केयर रिजीम क्या फॉलो करना चाहिए जो एवरी पेरेंट मस्ट नो। और मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि जो आप अपने बच्चों के लिए सेट कर रहे हैं पहले तो उसको खुद फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पेरेंट्स अपने खुद की डेंटल केयर नहीं कर पाते हैं एंड बच्चे उसको तो डेफिनेटली फॉलो करते हैं कि जो पेरेंट कर रहा है वही बच्चा कर रहा है। तो आप इस चीज़ के लिए क्या बताना चाहेंगे? मैं तो वही बोलती हूँ कि आप खुद खड़े होकर नाइट टाइम ब्रशिंग करिए, अपने बच्चे को साथ में खड़े रखिए। कुछ अच्छा सा आप, अगर बच्चा छोटा है, लर्निंग फेज में है, लाइक 3 to 5 years, तो दैट इज़ द बेस्ट एज टू हेल्प हिम डेवलप अ हैबिट। कोई भी हैबिट को डेवलप करने के लिए इट टेक्स 1 year 6 months। अगर आप कंटिन्यूसली उसको करेंगे तो डेफिनेटली वो लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाएगा। तो आप नाइट टाइम 2 times ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाइट टाइम ब्रशिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बच्चे बोलते हैं हमारे पास ब्रशिंग के लिए टाइम नहीं होता है, जबकि उसको सिर्फ 2 minutes चाहिए, बट दैट इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू। पता नहीं क्यों सबको लगता है ये सबसे मुश्किल काम है सुबह के टाइम। तो एटलीस्ट
सुबह आप भी जल्दी में रहते हैं, तो एटलीस्ट नाइट टाइम में जब आप फ्री है, रिलैक्सड है, टेक योर किड टू द वॉशरूम, एक स्टूल रख लीजिए, उसको मिरर में दिखाइए कि वो कैसे अपनी टीथ क्लीन कर रहा है, उसके साथ क्लीन करिए। तो नाइट टाइम ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एटलीस्ट आप उस समय अटेंटिव होकर ब्रशिंग कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि रेगुलरली डेंटल चेकअप्स, हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, शेड्यूल्ड वैक्सीनेशंस रहती है, सब कुछ रहता है, वी रेगुलरली गो टू द पीडियाट्रिशियन। तो ऐसे ही आपको पीरियोडोंटिस्ट के पास भी एवरी 6 months आना है। डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड, अगर किसी बच्चे के ओरल हाइजीन बहुत ही पुअर है तो इट कैन बी 3 months द फॉलोअप्स, अगर बहुत अच्छी है तो इट कैन बी 1 year। तो अप टिल द इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ लाइक 13 to 14 years, एटलीस्ट 1 year के गैप में आप चेकअप्स करवाते रहिए। नाइट टाइम ब्रशिंग मैंने आपको बताया। उसके बाद आजकल जो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेज्ड फूड्स है, हमारे टाइम में नहीं था, हमको एक चॉकलेट लेने के लिए भी आजकल तो पूरा कैंडी बॉक्स होता है, इतने टाइप के ह्यूज एंड लार्ज एंड न्यूट्रिशन वाइज एवरीथिंग, लाइक इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। तो ईजी अवेलेबिलिटी है, हर जगह पे सुपरमार्केट्स खुल गए हैं, सो यू डोंट हैव टू बाय देम, एंड इट्स ओनली नॉट अबाउट द शुगरी आइटम्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द चिप्स एंड ऑल्सो द पॉपकॉर्न, these jellies, everything जो भी आपको पैकेज्ड फूड्स मिल रहे हैं, these are the main causative factor for decay। क्योंकि हम खाने के बाद अगर बच्चा रिंस नहीं कर रहा है, then it will get lost, then the bacteria will ferment it and produce acids, and then the tooth gets resolved। So nighttime brushing, less intake of sugary foods and packaged foods, and in between meals जो हम snacking करते हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल, अब बच्चे हैं तो यू नीड टू गिव सम, कुछ खेलने जा रहे हैं, उनका क्लास है, तो मेक श्योर दे इमीडिएटली गो एंड रिंस देयर इंस्टेंट। जस्ट कीप अ गुड कप, कलरफुल कप, एक अट्रैक्टिव सा कप उनको असाइन कर दीजिए एंड दे विल फॉलो इट। करेक्ट मैम, जो बच्चे होते हैं वो सुनते नहीं हैं तो अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि आप एक पिगी बैंक के जैसी चॉकलेट बैंक बनाओ। लाइक चॉकलेट तो बहुत मिलती है, इमीडिएटली आप उसको स्नैच अवे नहीं कर सकते बच्चों से, तो वी यूजुअली टेल देम टू प्रिपेयर अ चॉकलेट बैंक एंड देन वी ट्राई टू एंगेज देम एंड एनकरेज देम टू हैव मोर एंड मोर इन देयर बैंक, and then one day they can go and distribute it to needy person. So this is one way which we usually tell. It's a very nice idea, and actually I will be recommending this to my patients, create a candy bag box, ताकि आप इमीडिएटली आप उसका नाम खाएं वीकली, फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उसमें से सिलेक्ट करें और खाएं। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया एंड एक्चुअली वी आर सजेस्टिंग इट टू द पेशेंट्स। राइट मैम, एक सवाल मेरा ये है कि जो बच्चे हैं वो जब मिल्क लेते हैं तो एक तो वो जब फीड लेते हैं तब तो उनके दांत नहीं होते हैं, लेकिन बाद में भी बेड टाइम मिल्क की आदत होती है बच्चों को, तो क्या ये भी डेंटल कैरीज के लिए जिम्मेदार होती है? बिल्कुल। सो we in the scientific language we call it the early childhood caries or the nursing bottle syndrome। So दोनों में ये डिफरेंस है कि बी इट मदर्स मिल्क और द बॉटल मिल्क, अगर एक सर्टन टाइम के बाद बच्चा एट विल नाइट फीड ले रहा है, जब भी बच्चा मांग रहा है आप दे रहे हो, तो दैट कॉजेज डीके। वो क्यों होता है? क्योंकि लाइक इट कैन बी बियॉन्ड 2 years। 2 years के बाद अगर आप पीडियाट्रिशियन के पास भी जाएंगे, अगर बच्चे को कुछ मेडिकल इश्यूज नहीं है, इफ द चाइल्ड इज वेरी हेल्दी, देन यू शुड स्टॉप फीडिंग आफ्टर बियॉन्ड 2 years, 1.5 to 2 years फ्रॉम द डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि क्या होता है, जब डे टाइम फीड से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट नाइट टाइम में क्या होता है, जब बच्चा लेटा रहता है, मम्मा उसको यूजुअली फीड करती है, बॉटल से भी या खुद का फीड। तो इन द स्लीपिंग पोजिशन आवर टंग इज एट रेस्ट। दिन भर जब हम मूवमेंट करते हैं, बात करते हैं, तो टंग पुशेस द मिल्क in the throat, right? बट जब रात में tongue is at rest position, it cannot move the milk back, so there is a swimming pool of milk जिसमें दांत रात भर डूबे हुए हैं, that causes decay। तो इसीलिए नाइट टाइम फीडिंग हैज टू बी कंट्रोल्ड। तो जब भी मेरे पास बच्चे आते हैं तो उसका सबसे बड़ा साइन होता है, सबसे पहले ऊपर के एंटीरियर टीथ सड़ते हैं। अच्छा, क्लासिकल साइन है। उसके बाद फिर पीछे के मोलर्स सड़ेंगे, फिर नीचे के मोलर्स डीके होंगे, लास्ट में एंटीरियर्स। सो दिस इज द साइकिल। अगर आप किसी बच्चे के देखेंगे फ्रंट के टीथ, वो बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं नाम नहीं जब पैदा हुआ था तभी से इसके लाते ऐसे नहीं, क्योंकि
आप जब से फीड कर रहे हो बच्चे के दांत जब से आना शुरू हुए वो सड़े हुए धीरे धीरे आते से ही दे आर गेटिंग डीकेड बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली डिप्ड इन द मिल्क। करेक्ट। सो एंड ऑल्सो न्यूट्रिशन वाइज अगर आप बच्चे को बहुत एक एज के बाद मिल्क दे ही जा रहे हैं ही विल नॉट और ही और शी विल नॉट लर्न टू ईट अदर थिंग्स। करेक्ट। क्योंकि द स्टमक इज ऑलवेज फुल विद मिल्क, तो वो बाकी चीज़ें कैसे खाएगा। तो मैम 2 years के पहले जब तक मदर नर्स कर रही है हाँ, बच्चे को, या। तब तक ठीक है, चल सकता है। दे सकते हैं, बट you always have to see for the signs because see for disease is always person specific। हर इंसान को हर चीज़ नहीं होती है because immunity helps। तो किसी बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है तो टीके होगा नहीं, कई बच्चे 4 साल तक भी फीड करते हैं बट उनकी टीके नहीं होता है। बट यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग फॉर द साइंस। और आप फीड कर रहे हैं अगर रात में तो उसके बाद एक बार प्लेन वाटर भी दे दें ताकि वो दूध पुश बैक हो जाए, या क्लीन कर दीजिए। बट उतना एफर्ट रात को नींद में करना मदद नहीं ले पाती है, तो दैट इज व्हाई नाइट फीडिंग हैज टू बी कंट्रोल्ड आफ्टर 2 years। राइट। और मैम जो बच्चों हैं जिनके मुंह से बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, उसके लिए उसका क्या रीजंस रहते हैं और उसके लिए क्या? या आजकल एक्चुअली रिसेंटली मैनी पेरेंट्स आर कमिंग कि बच्चे के मुंह से बहुत स्मेल आ रहा है, सो सोशली भी थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। इवन मम्मीज़ को लगता है कि हम बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कोई उससे बात नहीं करेगा क्योंकि बैड ब्रेथ आ रहा है। तो बैड ब्रेथ इज कॉल्ड हैलिटोसिस इन साइंटिफिक लैंग्वेज। हैलिटोसिस इन किड्स कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन। ओके। अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड है, वाटर इनटेक बहुत लेस है, तो उसके वजह से हो सकता है। उसकी वजह से अल्सर्स, ड्राइनेस। सो व्हेन ड्राइनेस इज देयर तो बैड स्मेल कम्स क्योंकि आपका सलाइवेशन भी कम हो जाता है। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि हो सकता है बच्चे के मुंह में कैविटीज़ हैं जहाँ पे कंटिन्यू फूड लॉस्ट हो रहा है। तो अगर कहीं पे फूड जमा है तो देन अगेन आई टोल्ड यू दैट बैक्टीरिया विल फर्मेंट इट एंड द एसिड विल बी प्रोड्यूस, तो उसकी वजह से भी स्मेल आती है। राइट। एंड द थर्ड रीज़न ओरल कैविटी इज अ earliest detector of diseases which may be there in the body। early detector है, हमको बहुत हेल्प करता है मेडिकल इश्यूज को डिटेक्ट करने में। सो इफ द चाइल्ड हैज सम serious vitamin B12 deficiencies or other deficiencies, it can also cause dryness and bad breath। and tongue coating, if the child doesn't clean the tongue properly, then again there are many sulfur producing bacteria which are there on the tongue। सो अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो सल्फर का बैड स्मेल फिर आता है। तो टंग क्लीनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट कि वो मेटल वाले क्लीनर्स यूज ना करें बिकॉज इट कॉजेज अब्रेजन ऑफ द फॉलिकल्स। सो एक सॉफ्ट सा या फिर हमारे ब्रश के पीछे के साइड से आप जेंटली करिए, उसको बहुत फोर्सफुली नहीं करना है। तो टंग क्लीनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहे हैं आज, ये जो यूजुअली मम्मियों को बच्चे होने के पहले सिखा दिए जाने चाहिए। एक लर्निंग क्लास ले देनी चाहिए, प्रीनेटल टाइम ये कर देना चाहिए बिकॉज उसके बाद बहुत सीरियस वो होने के बाद, नुकसान होने के बाद वो आते हैं। सी डेंटल ट्रीटमेंट इज वेरी मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग। आजकल तो बहुत एडवांसेस आ गए हैं। अब मैं तो बहुत ही फास्ट सिंगल सिटिंग करती हूँ, तो लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर वहाँ तक ना पहुँचे तो उसके लिए ये सब टिप्स हमको फॉलो बिल्कुल करना है। ऑल्सो फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, टीथ की अलाइनमेंट, वो सब भी कहीं ना कहीं डीके से रिलेटेड होते हैं। राइट। और मैम जो ब्रश होती है और जो टूथपेस्ट होता है उसका भी कोई सिलेक्शन प्रोसीजर है बच्चों के लिए या के लिए? डेफिनेटली सो इन किड्स जब एज सून एज द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स, लाइक इट इज अराउंड 6 to 8 months, जब बच्चे के नीचे के फ्रंट टीथ आइडियली इरप्ट होते हैं, जो आइडियल सीक्वेंस है, तो उसी टाइम पे मम्मा को एक छोटा सा फिंगर ब्रश यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिंगर ब्रश करिए, फिर धीरे से बच्चा थोड़ा बड़ा। अच्छा, उस टाइम पे हम पेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते। पेस्ट इज टू बी इंट्रोड्यूस आफ्टर 2 years बिकॉज इंजेक्शन का चांस कम रहे। बच्चे लोग आप प्लेस करोगे वो टेस्ट की वजह से अंदर नहीं गिरेगा। हालांकि इट्स नॉट हजार्डस बट स्टिल वी वांट कि वो लोकल एरिया में ज़्यादा एक्ट करे, तो इसीलिए 2 years के बियॉन्ड हम पेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें भी अलग अलग टाइप के पेस्ट होते हैं, तो एज के अकॉर्डिंग हम उसकी क्वांटिटी एंड अगर बच्चा बहुत छोटा है तो एकदम ही हमको बहुत ही चावल के दाने के जितना पेस्ट लेना है। थोड़ा बड़ा हो गया तो मटर के दाने के जितना। तो ऐसे एज वाइज रिकमेंडेशंस होते हैं। टूथब्रश you can use any, you should use soft to medium bristles, not the hard one। and धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका हैंडल जो होता है उसका साइज बड़े होते जाना चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रिप। अदरवाइज कंपनी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट पेस्ट हाँ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट हैव टू बी। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द फ्लोराइड लेवल्स ऑफ द सिटी यू आर स्टेइंग इन विद द वाटर सप्लाई। तो अगर जैसे रायपुर
है तो वहाँ के वाटर सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड नहीं है। अगर आप कहीं इनसाइड एरियाज में जा रहे हैं तो ज़्यादा फ्लोराइड होता है, तब हम फ्लोरिडेटेड पेस्ट नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डबल एंडेड स्वॉर्ड। अगर हम दे देंगे तो फ्लोरोसिस हो जाएगा, दांत पीले पड़ जाएंगे। सो ऑलवेज सिटी के हिसाब से हम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट पेशेंट्स को रिकमेंड। तो मैम क्या घर पे एक टूथपेस्ट से सब लोग यूज कर सकते हैं कि इट शुड हैव डिफरेंट टूथपेस्ट फॉर किड्स एंड या डिफरेंट, इट हैज टू बी डिफरेंट, क्योंकि फ्लोराइड कंटेंट अडल्ट और चिल्ड्रन टूथपेस्ट में डिफरेंट होता है। So kids need a higher amount of fluoride in their toothpaste because fluoride is a caries preventive element. So अगर एटलीस्ट हम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से बेस करेंगे तो थोड़ा बहुत caries prevention, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। ओके, और अडल्ट आप चाहे तो बच्चों का यूज़ कर सकते हैं, ओके, बट वो इतना फ्लेवर्ड रहता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये टू अट्रैक्ट द किड्स, तो आप कोई भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी अ वेरी क्रीमी पेस्ट, नो एब्रेसिव पार्टिकल्स। ओके, जैसे हम पहले वो लालटन पंजन वगैरह यूज़ करते हैं, तो अगर उसमें थोड़ा भी पार्टिकल है एंड दे विल कॉज एब्रेशन, इट हैज़ टू बी अ वेरी फाइन क्रीम पेस्ट लेती है। ओके ओके। संक्षेप में एक चीज़ और कि बहुत सारे लोगों के दांत पीले पड़ने लगते हैं एज के साथ साथ, उसकी क्या वजह होती है और उसको क्या ठीक किया जा सकता है कि वो वैसे ही रहेंगे हमेशा? ओके, सो एज के साथ साथ जो हो रहा है वो तो थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, सो इट्स नॉट पैथोलॉजिकल। एज के साथ साथ अगर दांत पीले हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज हमारे जो टीथ होते हैं उसमें सबसे सुपरफिशियल लेयर इज द इनामल, उसके नीचे होता है डेंटिन। So the enamel is white colored part and जो dentin है that is a little bit yellowish in color. So with age हमारा enamel वैसे भी थोड़ा सा घिसता है, तो वो थिनर होते जाता है, तो जो अंदर से डेंटिन है it shows off. तो उसके कारण धीरे धीरे विद एज येलोइश होना इज नॉर्मल। बट अगर बच्चों में या अर्ली एज पे येलो हो रहे हैं तो दैट कैन बी ड्यू टू सम रीजंस। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो आप देखेंगे कि आपके टीथ थोड़े डल अपीयरिंग लगते हैं आपको, जो अपने या बच्चे के किसी के भी, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर कॉल्ड प्लाक। तो जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, वो हमारे टीथ को बचाती है। बट अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो इट विल गेट ऑन एक्यूमुलेटिंग, जिसके बाद वो हार्ड कैल्शियम लाइक सब्सटेंस बन जाएगा जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं, तो दैट गिव्स अ येलो डल अपीयरेंस इन द टीथ। ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, बच्चों में हालांकि एक्सट्रिंसिक स्टेन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, अडल्ट्स में इट कैन बी ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू टी कॉफ़ी इंक्रीज टी कॉफ़ी इंटेक, बच्चे तो ये सब लेते नहीं हैं। बट अगर बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें कलर्ड फूड आइटम्स ले रहे हैं, हो सकता है यू डोंट नो पैकेज्ड फूड में क्या क्या होता है, उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है। और एक रीज़न जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लोरोसिस, तो जैसे कोई रूरल एरियाज़ के लोग रहते हैं उनका यूजुअली आप देखेंगे कि दांत में कुछ ऐसे येलोइश धब्बे हैं जो अंदर तक पेनिट्रेटेड है, इट इज़ नॉट ओनली ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसिस। वो फ्लोरोसिस उन एरियाज में होता है जिसका गवर्नमेंट वाटर सप्लाई में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, देयर इज सम लेवल ppm लेवल ऑफ फ्लोराइड उससे ज़्यादा है, तो दैट कैन कॉज फ्लोरोसिस। तो वो एक कारण है। और सबसे मेन रीज़न तो यही है, येलोविश होना आपको अगर लग रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास आना है एंड वी विल सी टू इट कि वो फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। अगर वो नॉर्मल है, टीथ हेल्दी है, तो फिर येलोइश दांत से घबराना नहीं है, इट्स नॉट अ साइन ऑफ अनहेल्दी टीथ। बट अगर ये सब फैक्टर्स है, देन अगर प्लाक हमको दिखता है तो नॉर्मली एक स्केलिंग क्लीनिंग कर सकते हैं टीथ का। तो मैम एक दांत की क्लीनिंग को लेकर भी सवाल रहते हैं कि जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि दांत की वाइटनिंग करा ली, क्लीनिंग करा ली, क्या ये चीज़ें भी साइड इफेक्ट देती हैं? लाइक हम बहुत सारे ब्यूटीफाइंग ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं, तो इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? सो टीथ क्लीनिंग एज अ वाइटनिंग बोल रहा है, इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग प्रोसेस। टीथ क्लीनिंग अच्छा, क्लीनिंग तो बहुत ही बेसिक है। क्लीनिंग इज लाइक वी यूज अ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, इट जस्ट कॉजेज वाइब्रेशंस, और वो जो अक्यूमुलेटेड कैलकुलस है इट डिसलॉजेज इट एंड वो क्लीन हो जाता है। तो कई लोगों को लगता है क्लीनिंग के बाद दांत ढीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको ऐसा लगता है इसीलिए क्योंकि जो गाँव का अटैचमेंट था वो कुछ दिन के लिए हम क्लीन करते हैं वहाँ से, तो वो लूज लगता है, देन अगेन इट रिकवर्स, राइट। तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्लीनिंग करने से आप अपने दांतों की लाइफ बढ़ा रहे हैं, तो ये मिसनोमर है, बिल्कुल मिथ है, इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए। दूसरा, जो आप ब्लीचिंग की बात करें, टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स, वो कुछ भी नुकसानदायक नहीं है, बट इट्स टेम्पररी। जैसे कि अब ब्यूटीफाइंग ट्रीटमेंट्स हम जाते हैं तो बोलते हैं कि परमानेंट कुछ नहीं होता है, 1 ईयर 2 ईयर, तो उसके बाद आपको रीट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। हल्का बहुत पोस्ट
ब्लीचिंग आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकती है, बट इट इज़ नॉट मेजर। तो इसीलिए हम वही पेशेंट्स को बताते हैं जिनको एक्चुअली एस्थेटिकली वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ शादी है किसी के, या कुछ आप ऐसे प्रोफेशन में है, मॉडलिंग में है या किसी चीज़ में है जिसमें आपके फ्रंट टीथ बार बार ये होते हैं, तो वी कैन गो फॉर ब्लीचिंग। हार्मफुल कुछ भी नहीं है। ओके करेक्ट। तो क्या टीथ क्लीनिंग रिकमेंडेड है मैम, कितने दिन में फिर करानी चाहिए? क्लीनिंग डेफिनेटली लाइक इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट, बट अगर जिनको ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं तो वी कैन डू इट 1 ईयर 1.5 ईयर्स, और जिनको ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं तो इनिशियली गैप लेस रहता है, 6 मंथ्स में 2 बार, फिर वो इंक्रीज हो चले जाता है। क्योंकि हमने एक बार एक्यूमुलेशन को तोड़ दिया है, उसको चेन को तोड़ दिया, तो इट विल टेक टाइम, फिर वो धीरे धीरे हम इंक्रीज कर सकते हैं गैप को। करेक्ट। सो मैम मेरा आपसे तो बहुत ही सवाल हम करते रहता है, कंटिन्यूस करते रह सकते हैं, लेकिन एक जो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ब्रश होती है उसको हम कैसे जानें कि कब उसे डिस्पोज करके न्यू ब्रश ला लेना चाहिए? सो इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। लोगों को नॉर्मली लगता है अरे यार चल 6 महीने हो गए बता देते हैं, ऐसा रैंडमली नहीं। और देर आर सम पॉइंट्स विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहले तो एक नॉर्मली ये सजेशन रहता है कि एवरी 3 मंथ्स आप डिस्कार्ड करिए ही ब्रश को। अब इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच यू आर यूजिंग द टूथब्रश। कुछ लोग बहुत ही फोर्सफुल ब्रश को यूज़ करते हैं, तो अगर वो ज़्यादा फोर्स से यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो ब्रिसल्स है वो जल्दी फ्री हो जाएंगे। सो इफ़ यू कैन सी कि फ्रेइंग जल्दी हो रहा है तो आपको लगता है 2 महीने में करना पड़ेगा। ये एक है। दूसरा एक चीज़ है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशली आफ्टर कोविड हम लोग ये ज़्यादा रिकमेंड करने लगे हैं कि इफ़ यू हैव रिसेंटली यू हैड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, आप वो इन्फेक्शन जब आपको ठीक हो जाते हैं प्लीज़ थ्रो योर ब्रश, बिकॉज इट इज़ कमिंग इन डायरेक्ट, इट हैड ऑलरेडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द बैक्टीरिया। तो बच्चों को या आपको कभी भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और न्यू यूज़ करिए। ओके। तो ये चीज़ है, इधर 3 मंथ्स कोई इन्फेक्शन होता है या फिर आपको फ्रेइंग ऑफ ब्रिसल्स दिखता है, तीनों में से जो भी होता है आप चेंज कर सकते एंड मैम जो ब्रशेस मिक्स हो जाती है फैमिली हैं। वो तो आपको कभी ध्यान देना होगा, बट इट इज़ नॉट बिल्कुल मिक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेवर। यू कैन यूज़ डिफरेंट कंटेनर्स देन, आप एक ही कंटेनर में मत। इनफैक्ट मैं तो वही बोलूँगी कि एक कंटेनर में भी मत रखिए। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट में आ ही रहा है। ऑल्सो कैप ना लगाए तो बेटर है। ओके। क्योंकि वो कैप के अंदर मॉइस्चर रह जाता है, फिर उस पर इट एज अ सबस्ट्रेट फॉर द बैक्टीरिया। ओपन ही रखे, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़ करने के पहले अच्छे से वॉश कर ले प्लेन वाटर से, अलग अलग रखिए। करेक्ट। तो आप लोग सब ने, मेरे सारे ऑडियंस ने देखा कि साक्षी मैम ने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन और एकदम डे टू डे लाइफ से जुड़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दी हैं, और बेस पे यही आ रहा है कि भाई जो खाते हो वो सही रहना चाहिए, ताकि आपको दांत की केयर भी उतनी ही करनी पड़े जितनी की रिक्वायर्ड है। और हर मील के बाद रिंसिंग तो करनी है माउथ को, 2 टाइम ब्रशिंग साक्षी मैम ने बता ही दिया है। और अक्सर हम जब भी एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक डेमो तो मिलता ही है कि कैसे ब्रश करना है, तो वो डेमो तो मैंने मैम से भी नहीं पूछा है क्योंकि वो हमें अच्छे से आता है कि हमें कैसे घुमा घुमा के ब्रशिंग करनी है। आज मेरे लिए जो लर्निंग लेसन है वो है 2 मिनट्स देना। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि अपने मील को 20 मिनट तक लो, तो लोग एकदम आश्चर्य में आ जाते हैं, बोलते हैं मैम आजकल समय कहाँ रहता है, 2 मिनट में खाते हैं और भागते हैं। एग्जैक्टली। बट आई टेल देम 20 मिनट तक खाना ही खाना है, मतलब 20 मिनट तक बैठ के आराम से अगर आप खाना खाते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रहेगा, आपके डाइजेशन बेटर रहेगा, आपके 6 सेंसेस इन्वॉल्व है, आपको नेक्स्ट भूख कम लगेगी और फास्ट नहीं लगेगी, एंड आप माइंडफुल ईटिंग कर पाएंगे। सेम उसी तरह ब्रशिंग में प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो इवनिंग में जब रात को ब्रश कर रहे हैं उस समय 2 मिनट्स दीजिए। तो ये 2 मिनट्स वाला रूल मुझे साक्षी मैम को बहुत अच्छा लगा, और आज की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए साक्षी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। और हम बिल्कुल मैम का काम देख चुके हैं, इट इज़ सुपर बेस्ट, एंड सारे बच्चों को टैकल करना एक बहुत ही ट्रिकी काम होता है, और बच्चों में परफॉर्म करना एक वाकई ट्रिकी काम होता है। तो हेड्स ऑफ टू ऑल द पीडोडोंटिस्ट। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन दिस सेशन एंड गिविंग योर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन टू ऑल आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच। ओके।